टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। ये जीएस का पहला मॉक टेस्ट है पैट के लिए और मैं इसको लगा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखना और क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे पैट में, बशर्ते बस आप पढ़ते रहिएगा। जैसे क्वेश्चन कराऊँ, ये पहला मॉक टेस्ट लगवा रहा हूँ और ऐसे 20 मॉक टेस्ट लगवाऊंगा और इन 20 मॉक टेस्टों पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तक भी बाहर जाता है तो ये अपवाद है। एग्जामिनर का क्या मूड है, कहाँ से पेपर उठाता है कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ 70% पेपर इन्हीं से बनेगा। आप तो पढ़ते रहिएगा और क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और इनको बस समझने का प्रयास करते रहिएगा। बस आगे 1 घंटे बाद तैयार रहना। करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा, उसके बाद जो पंचवर्षीय छूटी हैं उनका रिवीजन कराया जाएगा। मैथ के जो भी चैप्टर छूटे हैं रिवीजन होके मॉक टेस्ट भी पूरी तरीके से पेपर सॉल्व होंगे, पूरे पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। बस ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, इसमें निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें। मुद्रा राक्षस पुस्तक एक तरफ लिखी है, एक तरफ लेखक है, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, पंच सिद्धांत 12 मेयर, कादम्बरी बाणभट्ट, ये तीनों पुस्तकें अपने आप में सही है, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है, पंच सिद्धांत भी बरहमियन ने लिखी है, कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी है। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है, ठीक है। इसमें कतई दो राय नहीं है, सारे क्वेश्चन सही हैं। मैं बात यदि करूं विशाख दत्त की तो सुनो, विशाख दत्त के बारे में गुप्त काल के प्रसिद्ध लेखक थे, ठीक है। विशाख दत्त के बारे में बात करूं तो देखो ये गुप्त काल के प्रसिद्ध लेखक थे। ये गुप्त काल के प्रसिद्ध लेखक थे, ठीक है, प्रसिद्ध लेखक थे। इनका एक नाटक है, ठीक है, नाटक ध्यान रखना, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो बरहमियर के बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। देखो 5 खगोलीय प्रणाली पंच सिद्धांत की रचना इन्होंने की है। देखो पंच खगोलीय प्रणाली पंच सिद्धांतों की खोज इन्होंने की है। इनको इस नाम से ध्यान रखना, पंच सिद्धांतों की खोज इन्होंने ही की है, ठीक है। अब क्या क्या थे उसमें, उन विषयों को लिख लो। देखो एक तो था खगोल विज्ञान, दूसरा था भूगोल, फिर था वास्तुकला, उसके बाद ध्यान रखना ज्योतिष, इसके बाद मौसम और जानवर विभाग, इनको याद रखना। आदि सिद्धांत इन्हीं पे आधारित हैं। और ध्यान रखना अभी हाल ही में वास्तुकला में एक वास्तुकला में एक पुरस्कार मिलता है, उसको ध्यान रखना कौन मिलता है। वास्तुकला में हाल ही में एक पुरस्कार मिला, किनको मिला है, फ्रांसिस कैरे को। अभी करंट का क्वेश्चन है, फ्रांसिस कैरे को ये पुरस्कार अभी भी वास्तुकला के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। आगे लगाओ क्वेश्चन। हाँ बाणभट्ट के बारे में भी जान लो। बाणभट्ट कौन थे, बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते, ठीक है। ये हर्षवर्धन के दरबारी थे, दरबारी कवि थे, ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, दरबार में रहते थे। इन्होंने हर्षवर्धन के ऊपर एक जीवनी भी लिखी है, इन्होंने हर्षवर्धन के ऊपर एक जीवनी भी लिखी है, एक जीवनी लिखी है। कौन लिखी है वो ध्यान देना, कौन है, हर्षचरित, ठीक है, हर्षचरित
चरित, और कादम्बरी भी इन्होंने ने लिखी है, इसको भी ध्यान रखना, कादम्बरी इन्होंने ने लिखी है। ठीक है। गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि शूद्रक और हुए शूद्रक, जिन्होंने मृच्छकटिकम लिखी है। भारवी की बात करूं तो भारवी ने कृतार्जुन लिखी है, इसमें अर्जुन अश्व के बीच के युद्ध की संघर्ष की कहानी है। ठीक है। पंचतंत्र की बात करूं इसमें तो विष्णु शर्मा ने लिखी है, ध्यान दे लो, कुछ लिख दूं। पंचतंत्र, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा। भारवी, कृतार्जुन, कृतार्जुन, इसमें शिव भगवान और अर्जुन के बीच के संघर्ष की कहानी है। ठीक है। अमरकोशा एक पुस्तक ध्यान रखना। ठीक है। अमरकोशा किसने लिखी थी? अमर सिंह ने, ये ध्यान रखना, अमर सिंह ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है। पुराणों की रचना पूछे अगर, पुराणों की रचना इसी काल में हुई थी, पुराणों की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। ठीक है, गुप्त काल में ही हुई थी। पुराणों की रचना पूछे तो गुप्त कालों में ही हुई थी। आगे क्वेश्चन लगाओ। अगला क्वेश्चन है, धनुर्वेद निम्नलिखित में से किसका एक उपवेद है? धनुर्वेद निम्नलिखित में से किसका एक उपवेद है? तो ये यजुर्वेद का। ठीक है, धनुर्वेद लिख लो। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। ठीक है, यजुर्वेद का एक उपवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। ठीक है, यह और एक युद्ध का विज्ञान है, यह युद्ध का विज्ञान है, ये एक युद्ध का विज्ञान है। और इसमें धनुष, इसमें धनुष और तीरंदाजी जैसे पवित्र कार का शीर्षक मिलता है। ठीक है, धनुष, तीरंदाजी आदि का उल्लेख मिलता है, ऐसे लिख लो, आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, धनुर्वेद में। धनुर्वेद यजुर्वेद का एक वेद है और ये युद्ध का विज्ञान है। ठीक है, और बाद में करूं शिल्पवेद, अथर्ववेद की, तो ये अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। गंधर्ववेद की बात करूं, ये सोमवेद का। ठीक है, गंधर्ववेद, गंधर्ववेद की बात करूं तो ये सोमवेद का उपवेद है। ठीक है, ये सोमवेद का उपवेद है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद है। आगे लगाओ। कितने क्वेश्चन हो गए? किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था। ठीक है, कहाँ दिया था? अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सारनाथ वाराणसी में दिया था। ठीक है, और देखो ये जो उपदेश दिया था, इस घटना को क्या कहते हैं, इसको ध्यान रखना। ये जो उपदेश दिया था, इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, इसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के, इनके बचपन का नाम लिख लो। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और इन्होंने निरंजना नदी के तट पर 49 दिन तक पूजा की थी, ध्यान में मग्न रहे, उसके बाद जाके इनको ज्ञान मिला। ठीक है,
इन्होंने जो उपदेश दिया अपने 5 शिष्यों को, वो जो उपदेश दिया वो पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया, और वो उपदेश ही धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। ठीक है। और इनकी मृत्यु देखो कहाँ हुई थी। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में हुई थी। और ये मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। महापरिनिर्वाण। ठीक है। ये मृत्यु की घटना को महानिर्वाण कहा गया। ठीक है, महापरिनिर्वाण। और जो उपदेश दिया इसको धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इनको ध्यान रखना। ठीक है, आगे लगाओ। देखो, उपदेश दिया धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। जहाँ घटना हुई, जहाँ खत्म हुई, उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। कुशीनगर में ये इनकी मौत हो गई। सारनाथ में इनको पहला ज्ञान मिला। निरंजना नदी के तट पर पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में इन्होंने दिया था। ठीक है। ठीक है। और जो घर से निकल गए वो घटना क्या कहलाई, तो उसको भी लिख लेना। महाविनिष्क्रमण, घर त्यागने की घटना। घर त्यागने की घटना, क्योंकि उन्होंने घर छोड़ दिया था, तो घर त्यागने की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाई। महाविनिष्क्रमण कहलाई। इन बातों को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लगाओ। और अगर लिखना चाहो तो मगध राज्य की राजधानी थी मगध मौर्य वंश की राजधानी थी। और वैशाली की बात करूं तो ये वज्रजी महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है। मगध अगर लिखना चाहो तो ये मौर्य वंश की राजधानी थी, इसको ध्यान रखना। ठीक है, मौर्य वंश की राजधानी थी मगध। मौर्य वंश की राजधानी। आगे लगाओ। आगे क्वेश्चन है, सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? तो सम्राट अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। ठीक है, सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है। और कब तक मौर्य जो शासन रहा वो कब से कब तक रहा? 298 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक 200 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने शासन किया। मौर्य वंश ने शासन किया। मौर्य वंश ने शासन किया। ठीक है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं? तो लिखो, अधिकांश अभिलेख इनके ब्राह्मी लिपि को ध्यान रखना। ठीक है, ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत में मिलते हैं। ठीक है, प्राकृत में मिलते हैं। ठीक है। बात करूं मैं अगर चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य कैसे शासन थे? एक शासक थे जिन्होंने अपनी लास्ट एज में उन दिनों जब इन्होंने शासन छोड़ा था, तो अपने लास्ट उम्र में इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार करने के बाद कर्नाटक के एक पहाड़ी पर संलेखना विधि द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये घटना ध्यान रखना चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है। बात अगर मैं कनिष्क की करूं यहाँ पे, कनिष्क ये कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक था। सबसे शक्तिशाली शासक था कुषाण वंश का। ठीक है। बात करूं कि चौथी बौद्ध धर्म समिति जो हुई थी, ठीक है, चौथी जो बौद्ध परिषद हुई थी ना, बौद्ध परिषद का आयोजन, संगीत का आयोजन। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन है, परिषद का आयोजन।
चौथी परिषद का आयोजन इनके ही शासनकाल में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर इनके ही अध्यक्षता में हुआ था। इनकी अध्यक्षता में हुआ था। इनकी अध्यक्षता में हुआ था। ठीक, चौथी जो बौद्ध परिषद का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और एक घटना और ध्यान इनके रखना, जो बौद्ध धर्म हीनयान और महायान जो बटा था दो संप्रदायों में, हीनयान और महायान, वो इन्हीं के शासन में बटा था। इनके समय की घटना है। ठीक है, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान इनके समय ही विभाजित हुआ था। इनके शासन के समय ही विभाजित हुआ था। शासन के समय ही विभाजित हुआ था। इन घटनाओं को ध्यान रखना है। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। चौथी बौद्ध संगीत की बात करें तो इनके ही शासनकाल में हुई थी। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में इनकी अध्यक्षता में। और बौद्ध धर्म का जो दो संप्रदायों में बंटना, हीनयान और महायान, वो इन्हीं के समय की बात है। ठीक है, बात करूं मैं अगर समुद्रगुप्त की बात, यदि मैं समुद्रगुप्त की करूं, समुद्रगुप्त, इन्हें नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन ऑफ इंडिया, इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता। पूछा जाए किसने कहा था तो B.A. स्मिथ ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन्हें किन्होंने कहा था? B.A. स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपना शाही दरबार और निवास स्थान आगरा से सीकरी स्थानांतरित कर दिया, जिसके बाद में फतेहपुर सीकरी का नाम दिया गया? तो ऐसे शासक अकबर थे। ठीक है, अकबर। अब मैं फतेहपुर सीकरी के बारे में बात करूं, कहाँ स्थित है तो देखो, फतेहपुर सीकरी ये आगरा के ये उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है फतेहपुर सीकरी, आगरा में स्थित है। ठीक है, और अकबर ने क्या किया? 1571 में सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था इसे। ठीक है, 1571 में इसे मुगल साम्राज्य की राजधानी बना दिया। मुगल साम्राज्य की राजधानी बना दिया। इसकी स्थापना क्यों की थी? तुम्हें ध्यान हो, 1573 में अकबर ने गुजरात विजय अभियान जो जीत गए थे, उस शहर को फतेहपुर सीकरी विजय का शहर कहा जाने लगा उसी समय पे। ठीक है, आगे लिख लो, आगे मैं लगा दूं। 1573 की बात है। 1573 में अकबर के 1573 में अकबर के गुजरात विजय अभियान के बाद इस शहर को फतेहपुर सीकरी विजय का शहर कहा जाने लगा। विजय का शहर कहा जाने लगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट इतना है कि कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। ठीक है, और इसको अगर तुम जानना चाहो तो इसको सर्च करना और बताना कि इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, बस। ठीक है, अगला
आगे क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने का विरोध करने के लिए नाइटहुड जो उपाधि थी उसको अस्वीकार कर दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो खिलाफत आंदोलन, सिपाही विद्रोह, असहयोग आंदोलन और जलिया बाग। देखो सिपाही विद्रोह तो 1857 की क्रांति को कहा जाता है, इतना ध्यान रखना। खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ। बाद में करूँ जलियांवाला बाग कांड, यही सही है। तो जलियांवाला बाग कांड 1919 में डेट बता दूं तो 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है, जब लोग शांतिपूर्वक अपनी मांगों के लिए अमृतसर के एक मैदान में इकट्ठे हुए, जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए, और समय अपना शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। और अंग्रेजों में एक अध्यक्ष था जनरल डायर, इसने निहत्थे लोगों पर बेवजह गोली चलवा दी। वहाँ लोग कुछ भागे लेकिन अफरा तफरी में ज़्यादा लोग मर गए। इसकी अशांति से ही, जलियांवाले बाग नरसंहार की असहमति से ही रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था, अंग्रेजों को लौटा दिया। ठीक है, ध्यान रखना। मैं लिख देता हूँ, जलियांवाला बाग कांड के कारण, जलियांवाला बाग कांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को स्वीकार कर दिया। नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया। उपाधि को अस्वीकार कर दिया। असहयोग आंदोलन की बात करूं तो यह असहयोग आंदोलन था 1920 का। ठीक है, 1920 में चल रहा था असहयोग आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी का नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था। लेकिन 1922 में ध्यान रखो एक घटना घट गई, चोरी चोरा वाली। ठीक है, चोरी चोरा घटना कब? 5 फरवरी 1922 को थाने में आग लगा दी जाती है। तो इस असहयोग आंदोलन को फिर विराम दे दिया जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे मैं एक बात और बता दूं इसी में, अगर जानना चाहो तो। भारत छोड़ो, चलो तो बरदा संकल्प अलग हो जाएगा वैसे, चलो आगे लगा दो। ठीक है, ये हो गया। आगे क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो चित्तरंजन दास थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है, लिख लो। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। अब मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था बात करूं तो कटक, उड़ीसा में। ठीक है, इनके ऊपर ही पराक्रम दिवस मनाया जाने लगा है अब। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे किस रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। ये करंट का क्वेश्चन है, साथ लेके चल रहा हूँ, ध्यान रखना। अब बात करता हूँ मैं चित्तरंजन दास की। तो चित्तरंजन दास के बारे में ध्यान रखना। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। हमने ये संविधान में क्वेश्चन पढ़ाया था। एक स्वराज पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो। अब बात करूं, ये तो हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करूं तो 1905 में कांग्रेस के जो बनारस सत्र के अध्यक्ष थे, इन्होंने बंगाल विभाजन के खिलाफ आक्रोश के रूप में अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। ये गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, यहाँ पे लिखे होंगे,
गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के गुरु थे। ठीक है, महात्मा गांधी के गुरु पूछ ले जा। महात्मा गांधी के गुरु, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इन्होंने एक समिति बनाई थी 1942 में, वर्धा कांग्रेस समिति की बैठक हुई थी, और एक वर्धा संकल्प, इस वर्धा संकल्प को भारत छोड़ो संकल्प के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्या हुआ कि गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के कांग्रेस के बनारस सत्र के अध्यक्ष थे। इन्होंने बंगाल विभाजन के खिलाफ आक्रोश के रूप में अंग्रेजी वस्तुओं का आविष्कार किया था। और मैं यहाँ बात करूँ 7 अगस्त की, 7 अगस्त, ठीक है, तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, ठीक है, भाला फेंक दिवस मनाया जाने लगा। नीरज चोपड़ा ने फेंका था जो। और 7 अगस्त कोई अंग्रेजों के बहिष्कार दिवस मनाया गया। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को ही तो बंगाल में ये घटना घटी जब हमने उनका बहिष्कार किया, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, आगे बात करूं मैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वतंत्रता की, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 को ध्यान रखना। भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम 1935, इसके कुछ प्रभाव थे वो जान लो। एक तो नंबर 1 इसका प्रभाव था आरबीआई की स्थापना इसी अधिनियम से हुई है। ठीक, दूसरा था 1937 में संघीय न्यायालय, 1937 में संघीय न्यायालय। मैं आगे बात करूं तो पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत यहीं से हुई थी। लिख लो, पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत, प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत, ये 1937 अधिनियम के प्रभाव थे। भारतीय शासन 19 अधिनियम के प्रभाव थे। आरबीआई की स्थापना, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना, पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव कराने की शुरुआत इन्हीं की देन थी। ठीक है, आगे लगा दो। आगे देखो, प्रसिद्ध कोमागाटा मारू घटना, कोमागाटा मारू घटना किस क्रांतिकारी समूह से संबंधित है? ठीक है, देखो ये घटना मैं तुम्हें बता दूं, ये घटना क्या थी। घटना ये थी कि इसमें एक जापानी जहाज था, जापानी जहाज। ये जापानी जहाज इसने क्या किया कि यहाँ से जापानी जहाज ने भारतीयों को लिया, भारत से भारतीयों को लिया, और अन्य देश और कनाडा से भी लिया, और भारतीयों को जो कनाडा भारतीय रहे थे उनको लिया, और कनाडा से और अन्य बंदरगाहों से होते हुए ये था वैंकूवर बंदरगाह से होते हुए ये हांगकांग पहुंचा, हांगकांग में। ठीक है, हांगकांग में पहुंचा। जब ये हांगकांग में पहुंचा तो वहां पर नहीं, ये कनाडा के वैंकूवर पे पहुंचा। ठीक है, ये क्या हुआ, ये वैंकूवर से होते हुए कनाडा का बंदरगाह वैंकूवर, वहां पहुंचा हांगकांग से होते हुए, अन्य भारतीयों को लेते हुए। भारतीयों से इस जहाज ने लिया, जापानी जहाज था, और अन्य देशों से होते हुए ये पहुंचा कनाडा के वैंकूवर। ठीक है, जब ये पहुंचा तो वहाँ जब बंदरगाह पे पहुंचा तो वहाँ के जो निवासी, जो मतलब शासन थे, जो शासन में रहने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि उन्हीं लोगों को लिया जाएगा जो सिर्फ भारत से आए, उन्हीं लोगों को लिया जाएगा। इस जहाज ने अन्य देशों से, जो बंदरगाहों से लोगों को उठाया, उनको हम नहीं लेंगे। तो फिर क्या हुआ, ये बंदरगाह से वापस लौटा और ये कलकत्ता
ये कोलकाता का एक बजबज नाम का एक बंदरगाह था, वहाँ पहुँचा, ठीक है, लौट कर। जब ये कोलकाता के बंदरगाह पे पहुँचा बजबज पे, तो ये यहाँ पर ब्रिटिश पुलिस खड़ी थी, ठीक है, ब्रिटिश पुलिस। इस ब्रिटिश पुलिस ने उन लोगों पे गोली चला दी और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और इसमें गदर पार्टी के नेता थे, ठीक है, इसमें गदर पार्टी के लोग थे, वो मारे गए। इसी घटना को कामाठा मारू घटना कहते हैं, ठीक है। ये किससे संबंधित है? तो गदर पार्टी से संबंधित है। इसमें अगर पूछी जाए गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो ये लिख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। गदर पार्टी की स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल एवं सोवन सिंह भाखना ने सैन फ्रांसिस्को, और ये सैन फ्रांसिस्को शहर कहाँ है? अमेरिका में, यूएसए में की थी, ठीक है, ध्यान रखना, यूएसए का शहर है सैन फ्रांसिस्को पे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल एवं सोवन सिंह भाखना ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। और कब की थी वो सन बता दो, 1913 में की थी, ठीक, इसको ध्यान रखना। आगे लगो, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून पहले पहुंचता है? तो केरल है जिसमें मानसून सबसे पहले पहुंचता है, ठीक है, केरल में। केरल का एक लोक नृत्य है कथकली, ठीक है। यहाँ का एक जीआई टैग है, एक है मटका चावल, इसको ध्यान रखना, मटका चावल, कथकली केरल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बारे में बता दिया था, हुगली नदी के तट पर बसा है। केरल की बात करूँ तो पेरियार नदी पे है। महाराष्ट्र की बात करूँ तो लोनार नदी है, यहाँ पे लोनार, ये उल्कापिंड के गिरने से बनी है। रामसर साइट में भी शामिल हुई है ये, ठीक है, और इसका रंग जो है वो गुलाबी है, महाराष्ट्र की बात करूँ तो। और मैं बात करूँ असम की, तो असम में मैंने बता ही दिया, असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है। असम का पुराना एक असम में मंदिर पाया जाता है, कामाख्या देवी का मंदिर, इसको ध्यान रखना, कामाख्या, इसको हटा दो। मैं बात करूं कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ है, तो असम में, कामाख्या देवी का मंदिर, ठीक है, असम। इसका पुराना रूप नाम कामरूप, और तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है यहाँ की, तेजपुर लीची, ठीक है। असम के जनक कौन कहे जाते हैं? गोपीलाल बारदोलाई, ठीक है। असम का पुराना रूप कामरूप बताई दिया, ठीक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस टाइम, ठीक है। आगे देखो, मैं बात कर रहा हूँ निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? देखो कौन काटती है, बताओ कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काट देती है? तो ये देखो माई नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन है? माही नदी, ठीक है, माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अन्य नदियों के बारे में बात करूं तुमसे, तो देखो लूनी नदी, मांडवी नदी की बात करता हूं मैं तुमसे। मांडवी नदी के किनारे बसा शहर बताओ? गोवा, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा, ठीक है। मैं बात करूं यदि लूनी नदी की,
और लूनी नदी के अलावा बात करूँ मैं ताप्ती नदी की, ठीक है, इसकी ताप्ती नदी की। तो देखो ताप्ती नदी के बारे में, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ताप्ती नदी, यहाँ लिख लो उद्गम स्थल, उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, बैतूल जिले से निकलती है, ठीक है। आगे क्या है, लूनी नदी और ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी तो मध्य प्रदेश के, अच्छा ताप्ती लिखी दिया है। अब बात आती है लूनी नदी की ना, तो लूनी नदी कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है। कहाँ से निकलती है, ये देखो, माई नदी के बारे में जिक्र किया है इसमें, पूछा है क्वेश्चन माई नदी के बारे में, माई नदी पूछा है। तो मध्य प्रदेश की धार जिले से निकलती है, ठीक है, विंध्याचल श्रेणी से, ठीक है। लिख लो माई नदी के बारे में भी लिख लो, माई नदी उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के विंध्याचल श्रेणी के, मध्य प्रदेश की विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, ठीक है, श्रेणी से निकलती है, ठीक। और मैं बात करूँ लूनी, लूनी नदी का ये बताओ कि मुहाना कहाँ है, कहाँ समाप्त होती है, तो ध्यान रखना कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। और ये कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात, ठीक है, ध्यान रखो। आगे अंग लगा क्वेश्चन। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अब सागर में गिरती हैं, ठीक है। और ये, ठीक है, और बताते मैंने, ये गड्ढों का निर्माण करती हैं, ठीक है, डेल्टा का नहीं, क्योंकि भ्रंश घाटी उससे होकर बहने वाली नदी है। अमरकंटक के पास से निकलती है नर्मदा नदी। आगे देखो, माउंट किलिमंजारो, माउंट, माई नदी को बताई थी खंबात खाड़ी में जाकर अब सागर में गिरती है, नहीं बताया, देखो। इसके बाद मैं बताऊं किलिमंजारो, ठीक है, माउंट किलिमंजारो जो कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ है, तंजानिया में है, इसको ध्यान रखना। माउंट किलिमंजारो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो तंजानिया में है, ठीक है। मैं बात करूं किलिमंजारो नेशनल पार्क की, किलिमंजारो नेशनल पार्क, किलिमंजारो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है ये नेशनल पार्क, 1987 में ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया था, ठीक है। यूनेस्को, यूनेस्को की विश्व धरोहर, विश्व धरोहर सूची में शामिल, सूची में शामिल हो गया कौन, किलिमंजारो, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। किलिमंजारो नेशनल पार्क पूछे कहाँ है, तो ध्यान रखना ये दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन को दबी हुई धूप कहते हैं, दबी हुई धूप, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन को दबी हुई धूप कहते हैं, तो कोयला को, ठीक, इसको कहते हैं कोयला को। कोयला कितने प्रकार के, ये लिख लो, देखो, कोयला 4 प्रकार के होते हैं, कोयला के जो प्रकार हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं, इसको हटा दो बीच से, इसको हटाओ, ये 4 सही नहीं लिख पा रहा है, टच करके लिख दो इसको। 4 प्रकार, ठीक, कौन है, एक तो बिटुमिनस, देखो बिटुमिनस, एक होता एंथ्रेसाइड, नीचे लिखो थोड़ा हटा, एंथ्रेसाइड, ठीक है।
एक बिटुमिनस होता है, एक एंथ्रेसाइट होता है, और बताओ एक लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट। इसे ये सफेद कोयला और कहलाता है, ठीक है। और एक होता है पीट कोयला। देखो ये सर्वोत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रेसाइट होता है, ठीक है। इसमें ये सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत होती है, अधिकतम। बिटुमिनस कैसा होता है? बिटुमिनस कोयले के बारे में बताओ। ये भारत में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा, भारत में यही पाया जाता है बिटुमिनस, ठीक है। ये नरम होता है, लगभग हर जगह मिल जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है बिटुमिनस। बात करूँ लिग्नाइट की, इससे भूरा कोयला भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इससे भूरा कोयला कहते हैं लिग्नाइट को। पीट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। और मैं बात कर लूँ अगर सोने की बात कर लूँ तो सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक, सोने का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान भार, परमाणु क्रमांक बात करूं तो 79 होता है इसका, ठीक है। और द्रव्यमान भार की बात करूं सोने का 197 होता है। बात करूं मैं चांदी की, सिल्वर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है ये, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। आगे देखो, भारत में महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है। भारत में महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान है, कहाँ है? जादूगुड़ा की खान है, ठीक है। लिख लो यूरेनियम खदान, यूरेनियम खदान जादूगुड़ा। कहाँ? ये झारखंड, सिंहभूमि झारखंड। जादूगुड़ा सिंहभूमि जिला है ये झारखंड में, ठीक है। जादूगुड़ा यूरेनियम, ठीक है। अब आगे लगाओ क्वेश्चन है वित्त मंत्री थे, छोड़ दिया है पे डैश। वित्त मंत्री थे जब भारत ने 1991 में औद्योगिकीकरण के लिए उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया, ठीक है। तो देखो पहले तो ये समझो, मैं तुम्हें बता दूं कि उदारीकरण क्या होता है। उदारीकरण बहुत ध्यान से समझना, उदारीकरण क्या होता है। देखो उदारीकरण का मतलब होता है निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाना, निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाना, भागीदारी को बढ़ाना पहला। दूसरा होता है विदेशी व्यापार को बढ़ाना, विदेशी व्यापार को बढ़ाना, विदेशी व्यापार को बढ़ाना, ठीक है। व्यापार सही लिख लो, गलत हो गया तो किससे। तीसरा होता है देश के ऋण को कम करना, देश के ऋण को कम करना, ये उदारीकरण होता है। ये प्रक्रिया सन 1991 में अपनाई गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और भारत के वित्त मंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे। पीवी नरसिम्हा राव उस समय के 12वें प्रधानमंत्री थे। बात करूं मैं वित्त मंत्री की तो मनमोहन सिंह 22वें वित्त मंत्री थे। 1991 की बात कर रहा है। 1991-92 में एक ऐसा समय आया था कि भारत के पास केवल 7 दिनों का खाना खिलाने के लिए ही पैसा बचा था। ये भटकता भटकता IMF के पास पहुंच गया। IMF ने कहा बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वहाँ समझाया कि LPG लाओ भारत में, उदारीकरण
निजीकरण आदि बातें बताई इनको। तो वही है उदारीकरण। उदारीकरण में उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दे दो, उनकी भागीदारी को बढ़ाओ, विदेशी व्यापार को बढ़ाओ, देशों के ऋण को कम करेगा ही, देशों का ऋण अगर कम करना है तो। वही एलपीजी नीति 1991-92 बहुत, और इसका मेंशन आयोग ने किया है इसमें इकोनॉमिक्स में। तो उस समय क्वेश्चन देखो क्या पूछा था, उस समय वित्त मंत्री कौन थे ये पूछा था जब औद्योगिकरण के लिए नीति। तो उस समय मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। ठीक है, उस समय वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। लिख लो, उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे जो अर्थव्यवस्था को रास्ते पर लाए थे, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 22वें उस समय के वित्त मंत्री थे। और प्रधानमंत्री की बात करूं, नरसिम्हा राव थे। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे उस समय के। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन वही लग गया, चलो हटाओ। और मोरारजी देसाई के बारे में सुन लो भाई। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई की बात बताऊं तो मोरारजी देसाई के बारे में सुनो। कब सरकार आई थी उनकी, 1977, 1979। और ये भारत के 6वें प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, 6वें प्रधानमंत्री। कांग्रेस की सरकार चली गई और प्रधानमंत्री बन गए थे मोरारजी देसाई। और ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 1977। चौधरी चरण सिंह ने इनको सहयोग दे दिया था उस समय, क्योंकि उस समय भारत में लगभग 24 या 23 महीने का आपातकाल राष्ट्र प्रशासन लग गया था। जनता परेशान हो गई थी, उठा के पूरा समर्थन बीजेपी को दे दिया था। ठीक है, समर्थन कांग्रेस चौधरी चरण सिंह का भी मिला और सरकार आई जनता पार्टी की। जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे कौन, मोरारजी देसाई। अब बात करूं मैं मोरारजी देसाई के, तो ये लाए थे 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन यही ले आए थे, 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, कानूनी अधिकार बनाने वाले प्रधानमंत्री यही थे, कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले जो हमारे पहले 7 अधिकार थे उनको घटा के भैया 6 कर दिया इन्होंने। जो संपत्ति का अधिकार था वो ये मोरारजी देसाई की देन थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को उस जगह से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया था, ये इन्हीं की देन थी। ठीक है, आगे लगाओ क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी। तो सर्वोच्च प्राथमिकता किसकी थी, कृषि की। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से, 1951 से 1956 का काल रहा। क्या रहा इसका उद्देश्य, कृषि। ठीक, और मैं बताऊं मॉडल तो कौन मॉडल रहा, हेराल्ड डॉमर मॉडल। हेराल्ड डॉमर मॉडल था। ठीक है, हेराल्ड डॉमर मॉडल था। ठीक है, इतना ध्यान रखना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करूं, औद्योगिक पे आधारित थी, जो 1956 से 1961 थी। सिंदरी उर्वरक कारखाना और आदि जर्मनी से राउरकेला में बनाया गया। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से छत्तीसगढ़ में एक बनाया गया था। इस्पात की स्थापना हुई थी। और बात करूं मैं तृतीय पंचवर्षीय योजना को ध्यान रखना, 61 से 66 तक चली तृतीय पंचवर्षीय योजना। उसका मॉडल था सुकमा चक्रवर्ती मॉडल। ठीक है, उसमें क्या किया था, कृषि एवं उद्योगों को समन्वित विकास के साथ लिया था, दोनों को। तृतीय पंचवर्षीय योजना के पैर इसलिए लड़खड़ा गए थे
कि 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का पाकिस्तान युद्ध, और उस समय हमारा मानसून ने भी साथ नहीं दिया था, क्योंकि उस समय हमारी कृषि प्रधान देश जो कृषि पे आधारित था, उस समय मानसून पे ही आधारित था। उस समय ये ट्यूबवेल, सिंचाई के साधन और HYV जो उन्नत बीज थे, वो हमारे देश में उस समय ये चीज़ें व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमारे देश के पैर बुरी तरीके से लड़खड़ाए। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का असफल योजना होने का सबसे बड़ा कारण यही था। उसके बाद 1969 तक हमको योजना अवकाश चलाना पड़ा, और 3 साल तक योजना अवकाश रहा, 1966 से 1969 तक, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल मैं बता दूं तो ये महालनोबिस मॉडल था। महालनोबिस मॉडल स्टैटिक्स डे जो 29 जून को मनाया जाता है, ये उस समय जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी थे, ठीक है, इन पे आधारित था। आगे देखो, आगे बात करूं मैं 32वें क्वेश्चन की। तो भारत में देखो ये लग गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि से आधारित थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मॉडल मैंने लिखी दिया, पिछले में देख लेना। आगे देखो क्वेश्चन, आर्थिक योजना की महत्वपूर्ण विशेषता। जो आर्थिक योजना है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक है, आर्थिक योजना की महत्वपूर्ण व्यवस्था क्या है? इसकी व्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। आर्थिक योजना की महत्वपूर्ण विशेषता समाजवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है उसके बारे में देखो, इसको हटाओ, पहले स्पष्ट रखो इसको। देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था, देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था समझो क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था देखो क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ उस आर्थिक प्रणाली से है जिसके तहत ये सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में लिख लो, इसमें इसके तहत सारे जो बाजार होते हैं सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, ऐसे लिख लो, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ उस आर्थिक प्रणाली से है, उस आर्थिक प्रणाली से है जिसके तहत सरकार द्वारा जिसके तहत सरकार द्वारा नियंत्रित और विनियमित होते हैं, नियमित और विनियमित होते हैं, विनियमित होते हैं। कहने का मतलब जितने भी व्यवस्था होगी वो सारी व्यवस्था सरकार का इंटरफियर होगा उसमें, सरकार जैसे प्राइस रेट जो रखेगी उसी के अनुसार होंगे। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, ताकि क्या हो, समाज में लोगों का कल्याण हो, ताकि समाज में लोगों का कल्याण हो, ताकि समाज में लोगों का कल्याण हो, ताकि समाज में लोगों का कल्याण हो। ये वेलफेयर पे आधारित होती है, ठीक है, ये वेलफेयर होती है। और ये कहाँ पे अपनाई जाती है? तो केंद्रित देश देख लो कहाँ अपनाई जाती है, वो केंद्रित देश है रसिया, ठीक है, रसिया ने इसको अपनाया समाजवादी को। मैं बात करूं या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का इंटरफियर होता है और सरकार का कोई इंटरफियर नहीं होता है। यहाँ पर सारे काम लाभ के लिए किए जाते हैं, ठीक है, सारे काम लाभ के उद्देश्य से किए जाते हैं। देखो लिख लो,
लिख लो यहाँ पर, पूंजीवादी एक आर्थिक प्रणाली, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है, एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है, एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें किसी भी प्रकार की, जिसमें किसी भी प्रकार की निजी संस्था, जिसमें किसी प्रकार की निजी संस्था या निजी व्यवस्था या निजी संस्था या निजी व्यवस्था पूंजीगत वस्तुओं का मालिक होता है, पूंजीगत वस्तुओं का मालिक होता है, ठीक है। इसका उदाहरण देख लो, कौन सा देश है, यूएसए में ऐसी प्रणाली अपनाई जाती है। कौन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आगे मैं बताऊं, पूंजीवादी के बाद अगर लिखना चाहो तो मिश्रित अर्थव्यवस्था देख लो, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था देखो, ऐसी व्यवस्था जिसमें देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें समाजवाद होता है, यानी सामाजिक व्यवस्था, ऐसी सामाजिक व्यवस्था होती है जिसमें सामाजिक होती है पूंजीगत व्यवस्था, दोनों व्यवस्थाओं का समन्वय होता है। देखो, मिश्रित प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है, मिश्रित प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का समन्वय है, यह व्यवस्था का केंद्र, इस व्यवस्था का केंद्र भारत है। ऐसी व्यवस्था भारत में अपनाई जाती है, ठीक है। आगे देखो, हमने समझा दिया। सामाजिक व्यवस्था जो होती है, ऐसी व्यवस्था यूएसए में वो का मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसमें प्राइवेट सेक्टर का इंटरफियर होता है, पूरी तरीके से लाभ के लिए काम किया जाता है, अन्य बहुत उत्पाद मिल जाएंगे, ठीक है। मिश्रित वो का नाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, सरकार का कोई इंटरफियर नहीं होगा, यहाँ सिर्फ लाभ के लिए काम होता है, अनेक ब्रांड के उत्पाद मिलते हैं यहाँ पर। तो ऐसी व्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसका केंद्र यूएसए है। सामाजिक अर्थव्यवस्था बताएं, ऐसी व्यवस्था जिसमें सरकार का पूरी तरीके से हस्तक्षेप होता है, सरकार जैसे चाहे वैसे उत्पादों को बेचेगी, वो जो डील करेगी वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा, ऐसी व्यवस्था सामाजिक अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसका उदाहरण बेटा रसिया है। और मैं बात करूं मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और सामाजिक अर्थव्यवस्था दोनों का समन्वय हो, ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ऐसी व्यवस्था का केंद्र भारत है। तीनों को मैंने समझा दिया और इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, और इनको ध्यान रखना है बस कि कौन कौन व्यवस्था कैसी होती है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, उदारीकरण का क्या उद्देश्य है। उदारीकरण जो है वो उदारीकरण क्या है। उदारीकरण का मतलब होता है आर्थिक सुधार, इनका मतलब होता है लाइसेंस को छूट दे दो। कोई भी लाइसेंस जो है बनना है किसी कंपनी का, कोई कंपनी डालना चाहता है तो ये छूट दो लाइसेंस में।
ज़्यादा कागज कार्रवाई, ज़्यादा लोगों को भगाओगे तो लाइसेंस कंपनियां नहीं खुलेंगी। 1991-92 में यही सरकार से कहा गया था, लाइसेंस को, जो लाइसेंस लोगों को देते हो एकदम फ्री करो उनको, जो डालना चाहे सीधा अपना डाले, कोई लाइसेंस नहीं। मतलब लाइसेंस तो होना चाहिए लेकिन ज़्यादा भागना आगना नहीं पड़ेगा इनको, ठीक है। लाइसेंस के लिए भागना ना पड़े, कोई भी अगर फैक्ट्री खोल रहे हो तो ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, जो डालना चाहे तुरंत डाले। तो उदारीकरण ऐसी प्रकार ऐसी योजना होती है, आर्थिक यानी सबका लाभ हो, आर्थिक योजना होती है एक प्रकार की, ठीक है। आगे देखो, इससे लाइसेंसों को मुक्त कर दिया जाता है, लाइसेंस मुक्त, ठीक है। इसमें झंझट में नहीं लोगों को पड़ना है, ठीक है। आगे देखो, योजना अवकाश को कब घोषित किया गया था। मैं बार बार, एक तो इकोनॉमिक्स की जो क्लासें ली हैं, शायद इकोनॉमिक्स की क्लास पंचवर्षीय योजना तक ही हुई है, बाकी योजना मैं अगले कल ले लूंगा और एक बार फिर सबको रिवीजन मार दूंगा। लेकिन इतना ध्यान रहे कि 5वीं पंच योजना तक मैंने क्या क्या पढ़ाया है। योजना अवकाश को बहुत बार डिस्कशन किया है मैंने, कि योजना अवकाश क्या हुआ, कब हुआ, क्या परिस्थिति बनी, इसको बहुत गहराई में लेके भी समझाया है। देखो, उन योजना अवकाश क्यों हुआ। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो मेरी 61 से 66 तक थी, उस समय में 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ और 1965 में हमारा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इन दो युद्ध और इधर मानसून ने हमारा साथ नहीं दिया, इसके कारण भारत के पैर लड़खड़ा गए थे। इस कारण हमको एक एक साल की फ्री योजना चलानी पड़ी, जो 1966 से 1969 तक योजना अवकाश कहलाया। और योजना किस पंचवर्षीय योजना के बाद लागू हुई, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो चतुर्थ पंच योजना लागू होनी थी, उसी में हमने योजना अवकाश लाया गया, उसी में योजना अवकाश चला। तो अगर क्वेश्चन आया योजना अवकाश को कब घोषित किया गया। देखो, एलपीजी सुधारों की बात करूं तो एलपीजी सुधार तो 1991-92 के हैं, इनसे तो कोई मतलब नहीं है एलपीजी सुधारों से। 1991-92 की बात बहुत आगे चली जाती है, जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह होते हैं, उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव होते हैं। नरसिम्हा राव भारत के 12वें प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री उस समय के 22वें मनमोहन सिंह होते हैं, ठीक है। ये तो बात खत्म हुई, इन दोनों से कोई मतलब नहीं, पहली योजना से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहली योजना 1951 से 1956 के बीच चली, जो कृषि के आधारित थी। इस योजना में बहुत अच्छा लाभ उठाया गया था, लक्ष्य से आगे बढ़ गई थी। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसमें हमने उद्योग स्थापित किए, लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, लेकिन पैर हमारे नहीं लड़खड़ाए। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद हमारे पैर लड़खड़ाए, और तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद हमने योजना अवकाश को चलाया, जिसके डेट तो को याद रखना कब से कब तक था। तो 1966 से 1969 तक के काल को योजना अवकाश कहा गया। योजना अवकाश, इसको योजना अवकाश कहा गया। इसका क्रम देखो, 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969, एक एक साल की योजना चलाई। यही योजना हमारी योजना अवकाश कहलाया, ठीक है। और ये कब लागू हुआ, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद लागू हुआ। तो इनको ध्यान रखना, तीसरी योजना के बाद, यही उत्तर है इसका, ठीक है। तीसरी योजना के बाद, तीसरी योजना के बाद, ठीक। आगे क्वेश्चन लगाओ। आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किसमें निहित हैं। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में हैं। भाग 3 में भाग 3 में भारत के मौलिक अधिकार हैं, जो 12 से अनुच्छेद 35 तक हैं, ठीक है। 12 से 35 तक आर्टिकल, ठीक है, 12 से 35 तक। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पूछे ये कहाँ से लिए गए, तो ये यूएसए से लिए गए, इनको ध्यान रखना। ये विषय कहाँ से लिया गया, मौलिक अधिकार, तो यूएसए से लिया गया। भाग 1 में क्या है, ध्यान रखना, भाग 1 में है भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, भारत राज्यों का संघ, ठीक है। आगे बात करें भाग 3 की। भाग 4 में क्या है, भाग 4 में मैंने बताया था राज्य के नीति निर्देशक तथ्य हैं। लिख लो यहाँ पर भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व पढ़ाए थे उस दिन डीपीएसपी, नीति निर्देशक तथ्य हैं इसमें, ठीक है। जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, 36 से 51 तक हैं, ठीक है। जो अनुच्छेद 36 से 51 तक के बीच में हैं,
इसमें काफ़ी अनुच्छेदों की चर्चा की थी। 40वें ग्राम पंचायतों का गठन है। 48 में क्या है, 48 में पशुवध है 48 में। फिर 49 में स्मारकों की रक्षा, 49 में वहाँ स्मारकों की रक्षा, 48 में वन्य जीवों की रक्षा, 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है, 51 में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भावना, शांति समृद्धि बनाए रखना आदि बातों को डिस्कस किया गया था। इनको ध्यान रखना, ये DPSP से संबंधित है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को, और मौलिक अधिकारों का जनक पूछ ले किसे कहते हैं तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकारों का जनक, मौलिक अधिकारों का जनक, मौलिक अधिकारों का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी, ये ध्यान रखना, बारदोली की महिलाओं ने दी थी। और इनके ऊपर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, इसको ध्यान रखना। कहाँ बनी, केवड़िया गुजरात में बनी। किसने बताया, किसने बनाया, राम सुतार ने बनाया, इनको ध्यान रखना। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, इसको भी देख लो। मौलिक अधिकारों का संरक्षक, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक। तो देखो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद देखो मौलिक अधिकारों के संरक्षक की बात करूं तो कौन कौन होता है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। ठीक है, दोनों होते हैं मौलिक अधिकारों के संरक्षक में। कौन होते हैं, लिख लो यहाँ पर, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय। ठीक है, दोनों में अंतर है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, जो एकमात्र दिल्ली में स्थित है। उच्च न्यायालय कितने हैं तो ध्यान रखना, 25 है। ठीक है, उच्च न्यायालय उच्चतम एक ही है। ठीक है, कहाँ ये, दिल्ली में। आगे लगाओ, आगे क्वेश्चन देखो। आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार निहित हैं, भाग 3 में। ठीक है, आगे क्वेश्चन लगाओ 42 में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। तो देखो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, 12 सदस्यों का मनोनयन। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, जो कला, सामाजिक ज्ञान आदि में जो कुशल होते हैं उन लोगों का होता है। ठीक है, आदि में जो प्रगाढ़ होते हैं उनका चयन होता है। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। मैं बात करूं अनुच्छेद की किस आर्टिकल में राज्यसभा है, तो 80 में बात की गई है राज्यसभा की। आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल पूछ ले राज्यसभा का तो 80। हमने ट्रिक लिखाई थी सरला करके, संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। बार बार मैंने इस बात को डिस्कशन किया है। ठीक है, अब बात करें में कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं, ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग ले सकते हैं। ठीक है, आगे लिख लो, लिख लो मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, नहीं ले सकते, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते, भाग नहीं ले सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। इनका चुनाव पूछ ले किस पे आधारित होता, तो एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मताधिकार पे आधारित हो राष्ट्रपति का चुनाव, एकल संक्रमणीय
मताधिकार। ठीक है, आगे देखो, जनहित याचिका का विचार किसके द्वारा दिया गया था? जनहित याचिका का विचार किसके द्वारा दिया गया था? पिटीशन इंटीग्रेशन लिटिगेशन। ठीक है, इसे कहते हैं PIL। इसका जनक अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत में इसके जनक हैं PN भगवती। ठीक है, PN भगवती। PIL के जनक भारत में बात करूं तो PN भगवती हैं, और वैसे अगर मैं बात करूं विश्व में तो इसका जनक अमेरिका है, अमेरिका। ठीक है, PIL का जनक कौन है? अमेरिका है। और PIL क्या होता है मैं बता दूं। वैसे जनहित याचिका का विचार किसके द्वारा दिया गया था? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इनके अकॉर्डिंग। अगर कई ऑप्शंस में PN भगवती को लिख दे, भारत में पूछ ले कि भारत में जनहित याचिका का विचार किसने दिया था, तो फिर PN भगवती मारना। और अगर इसके अकॉर्डिंग जो विकल्प ये दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम सर्वोच्च न्यायालय को मारेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा देखो भैया, जो गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते और ना हाई कोर्ट तक पहुंच पाते हैं, और ये लोग न तो पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे होने की वजह से न तो वकील कर पाते हैं, ना उस हिसाब की कार्रवाई होती है, ना यहाँ तक ये आ पाते हैं और ना इनको न्याय मिल पाता है। तो एक ऐसी संस्था का निर्माण कराओ जिन संस्थाओं के सहयोग से ये यहाँ तक आ सकें और इनकी बात सुनी जा सके। इसकी वजह से ही फिर PIL बनाया गया और जनहित याचिका का विचार लाया गया, और ये 1980 में लाए थे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1980 में इस बात को रखा था। तब एक जाके एक मतलब गठन हुआ एक संस्था का, जिस संस्था के माध्यम से हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक न्याय दिला सकते हैं। तो यही होती है PIL जनहित याचिका। अगर भारत में इसका जनक पूछा जाए तो PN भगवती, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1980, और वैसे अगर पूछा जाए PIL का जनक तो अमेरिका है। इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसमें अच्छा किस किस आर्टिकल के तहत मैं जनहित याचिका को दायर कर सकता हूं वो देख लो। एक तो आर्टिकल है हमारा 32 इसके तहत, और एक आर्टिकल है 226 इसके तहत। ठीक है, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत हाई कोर्ट में हम जनहित याचिका को दायर कर सकते हैं। ये दो आर्टिकल है उसके। ठीक है, इन आर्टिकलों को ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, आगे कुछ भारतीय संविधान में पंचायती राज है। देखो, पंचायती राज है राज्य सूची का विषय। कैसा है ये है राज्य सूची का विषय। और पंचायती राज में 73वां संविधान संशोधन, याद रखना, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1992। इसके तहत तो पंचायती राज व्यवस्था लाई गई। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। और मैं बात करूं नगर पालिका की तो ये 74वां संविधान संशोधन है। इसको ध्यान रखना, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लाई गई नगर पालिका। ठीक है, इनको ध्यान रखना। ठीक है, अपशिष्ट शक्तियां ये केंद्र के पास होती हैं। ठीक है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है अगर पूछ ले तो ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची किस उसमें है तो 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची की बात की गई है। केंद्र में केंद्र केवल इंटरफेयर करेगा, राज्य में राज्य करेगा। और समवर्ती सूची में ऐसा विषय आ जाता है जिसमें राज्य को वो काम नहीं करना चाहिए और हो नहीं रहा है, तो फिर केंद्र जो करेगा वही माना जाएगा। ठीक है, संघ सूची तो केंद्र ही होता है, तो यही सही है। ठीक है, राज्य सूची, इसको ध्यान रखना ना। हमने टिक और लगा दिए, इनको हटा दो तो जाके कंफ्यूजन फैल जाएगी इनमें। ठीक है, इनको हटाओ। और ये हमने लिख दिया ऑस्ट्रेलिया, इसलिए लिख दिया कि ये वहाँ से लिया गया। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन एक और आगे। संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? भाग 8। ठीक है, भाग 5 केंद्र से है। भाग 5 की बात करें तो ये केंद्र से संबंधित है अनुच्छेद 52 से 151 के बीच। ठीक है, आर्टिकल 52 से 151 के बीच। ठीक है,
इसको ध्यान रखना। भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, खत्म हो गया, आगे और क्वेश्चन बचे नहीं। तो आज हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए आप लोगों से, इनको ध्यान रखना। और ऐसे 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट रोज चलेगा, इनको करते रहो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। और अब करंट का जो जनवरी से सितंबर तक का रिवीजन पूरा शुरू करेंगे, पूरा कराया जाएगा। बाकी जो जो मैथ में बचा है उनको पूरा कराएंगे। और प्रैक्टिस सेट, मिनी प्रैक्टिस सेट, यानी मिनी जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके साथ लाके सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपसे, और कुछ छोड़ेंगे नहीं, अकॉर्डिंग हम आपका काम करेंगे। और जो तुम्हें लगे कि कहीं सही नहीं हो रहा है या सही कुछ ऐसा, कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर कोई दिक्कत है। बाकी जैसा भी जवाब हो, सही पढ़ा रहे तो सही लिखें। उसके लिए जय हिंद, धन्यवाद।